हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में बच्चों हमने अपना चैप्टर 14 विद्युत धारा के तापीय प्रभाव उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, समझा था और उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर पहले 3 प्रश्न हमने किए थे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए प्रश्न करेंगे और अच्छी तरह से उनको समझेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आपका। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ बच्चों, चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो इसमें क्या है बच्चों, बल्ब क्यों नहीं जल पा रहा है? तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हुआ है, जो आपकी बैटरी बनी हुई है इसमें 2 सेल लगाए हुए हैं, वो गलत लगे हुए हैं। यानी पॉजिटिव जो इसका टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ मिला हुआ है, जबकि हमें इसको मिलाना है नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को इस तरफ लाना है। तो जब हम इस सेल को चेंज करेंगे डायरेक्शन को, एक हम इसका यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो यह जल जाएगी। तो ये परिपथ में बल्ब इसलिए दीप्त नहीं हो रहा है क्योंकि हमने सेल जो है गलत जोड़े हैं, उनके दोनों टर्मिनल जो है हमने गलत जोड़े हुए हैं, एक कारण यह है। और इसको प्रदीप्त करें तरीका क्या है कि हम बैटरी के सेल को ठीक तरह से एडजस्ट करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जोड़ेंगे, तब जाके बल्ब आपका जलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है आपका, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। यानी विद्युत धारा के 2 प्रभाव लिखने हैं। तो आपको पता ही है विद्युत धारा के 2 प्रभाव, एक तो वह चुंबकीय प्रभाव होता है, दूसरा इसका तापीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। जब विद्युत धारा जो है प्रकाशीय ऊर्जा बदलती है तो उसका फिर बल्ब जलता है तो वो गर्म भी हो जाता है। यानी हीटर, जैसे आपका हीटर जो है, जब हीटर के एलिमेंट में विद्युत धारा जाती है तो उसका ताप हमें मिलता है, तो वो होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और दूसरा होता है चुंबकीय प्रभाव, जो हमने इस चैप्टर में करा था। जब विद्युत धारा जो है, हमने एक माचिस की डिब्बी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक वायर लगाई थी, हमने उसको लपेटा था कुंडली बनाकर, तो उसके अंदर हमने जब कंपास की सुई रखी थी कंपास की, तो जैसे ही हमने बिजली की धारा उसमें प्रवाहित की थी सेल के माध्यम से, तो कंपास की सुई जो है हिलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ, यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो 2 प्रभाव हुए, चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा या स्थिति में विक्षेपित हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको जब बताया था कल, तो समझाया था इसको अच्छी तरह से। तो मैंने आपको कल बताया था इसका उत्तर, इसको मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बता दिया था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जब ये जो हमने विद्युत किसी तार के प्रवाहित होने वाले स्विच को ऑन करते हैं तो निकट रखी जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित होती है। इसका कारण क्या होता है? हम जानते हैं कि विद्युत धारा के पार जो चारों चुंबक, जो हम चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, तो जब तार के पास कोई चुंबकीय सुई हम ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, 2 चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय सुई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र, 2 चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दूसरा आपका जो ऑलरेडी जो सुई है, मैग्नेटिक सुई है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका भी प्रभाव रहता है। तो इन दोनों के कारण जो क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में जब ये आते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय सुई तभी हिलती है, डायरेक्शन बदलती है, क्योंकि उन दोनों प्रभावों के कारण वो विक्षेपित हो जाती है। जब विद्युत धारा स्विच ऑफ हो जाती है तो तार द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र निर्मित नहीं होता। ठीक है, तो चुंबकीय अपने पहले वाली स्थिति है उत्तर दक्षिण स्थिति में विचलित नहीं होती और उसी में ही वह आ जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 भी होता है। अब प्रश्न नंबर 7 है आपका। देखिए चित्र में 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? अब देखिए यही बात अभी की, इसमें क्या किया जाए, अगर इसमें हम
सुई को बंद कर देंगे तो क्या वो विक्षेपित होती है? नहीं होगी, क्योंकि देखिए चुंबकीय सुई का अपना एक मैग्नेटिक प्रभाव है, चुंबकीय प्रभाव है, और जब ये जो कुंडली बनाई हमने तारों की, इसका भी अपना मैग्नेटिक प्रभाव होता है। तो जब दोनों प्रभाव प्रेजेंट होते हैं तभी चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। परंतु अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया, यानी जो कुंडली है उसमें विद्युत धारा नहीं प्रभावित की, तो एक चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक चुंबकीय प्रभाव जब खत्म होगा तो एक ही बचेगा जिसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुंबकीय सुई पे, और चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी। तो ये बच्चों ये प्रश्न भी हो गया आपका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। लंबी रेखा बोले तो ये वाली दो होते हैं ना, एक ऐसी एक ये, तो ये वाली जो होती है ये करती है लंबी रेखा किसको टर्मिनल को करती है? लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती है। देखिए लंबी रेखा कहाँ होती है? अब आपको विद्युत सेल दिखाना पड़ेगा। विद्युत सेल तो यहाँ पे आई थिंक नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि लंबी रेखा जो है इसमें है नहीं, तो ये रेखा जो होती है ये वाली, ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से ये नेगेटिव टर्मिनल ही होगी, तो ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल होगी। दूसरा प्रश्न आता है आपको बच्चों, ख, दो या अधिक सेलों के संयोजन को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों को जब हम इकट्ठे जोड़ते हैं तो उसकी जोड़ को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर ग, इसका 8वां का, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश डैश रक्त तप्त लाल हो जाता है। क्या होता है लाल? इसका अवयव, या हम जिसे बोलते हैं हिंदी में अवयव और अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट, या स्प्रिंग जैसा होता है ना, तो इसका अवयव लाल हो जाता है। यहाँ पे आएगा अवयव, ठीक है बच्चों, अवयव लाल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका घ, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश डैश कहते हैं। देखिए विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर एक युक्ति आधारित होती है जो हमारे घरों में, सभी के घरों में होती है, और जो क्या करती है, आपके घरों की जो विद्युत की वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक सामान होता है, उसको खराब होने से बचाती है। उसको बोलते हैं फ्यूज। क्या बोलते हैं? यहाँ आएगा फ्यूज। तो फ्यूज में एक तार होती है, जब भी विद्युत धारा जलती है उसमें ट्रांसफर होती है, जाती है, तो अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो जो फ्यूज होता है वो तार बड़ी पतली होती है, वो गर्म हो जाती है और जल जाती है, जिसके कारण जो है जो परिपथ होता है वो अधूरा हो जाता है और बिजली जो है पूरे घर की कनेक्ट हो जाती है, या उसी यंत्र की बिजली जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, इससे वो जलने से बच जाता है। तो ये भी हो गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 9 आया है, निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। ये देखना है हमने, तो बच्चों इसमें सत्य और असत्य देखना है। पहला है, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। नहीं, ये गलत है। एक सेल के ऋण को दूसरे सेल के ऋण से नहीं होता, एक सेल के टर्मिनल को दूसरे सेल के किससे जोड़ते हैं? दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं या धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो दूसरा, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। बिल्कुल ये सत्य है। तो जब किसी फ्यूज से बच्चों क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसकी जो अपनी कैपेसिटी होती है उस फ्यूज़ की, उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह विद्युत फ्यूज जो है जल जाता है और वो टूट जाता है पिघलकर। तो ये सत्य है। अब ग देखिए, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, तो ये गलत है। विद्युत चुंबक जो है ऑलरेडी नाम इसमें चुंबक है, तो ये चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, ये सत्य होगा, ये गलत है इसमें। उसके बाद आता है घ, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। अब विद्युत घंटी में हमारे को चैप्टर में बताया था वो काम कैसे करती है, उसमें कुंडली बनी हुई होती है तारों की जो कि विद्युत चुंबक का निर्माण करती है, तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, यह सत्य है। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी हो गया आपका। अब आता है प्रश्न नंबर 10 हमारा। प्रश्न नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, हम लोहे के चुंबक का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, परंतु विद्युत चुंबक का इस्तेमाल जो है, हम बिजली के चुंबक का इस्तेमाल प्लास्टिक के ढेर से चीज़ों को अलग करने में
करने में थोड़ा मुश्किल होती है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह ही है, ठीक है बच्चों, और यह केवल लोहे के टुकड़ों को ही आकर्षित कर सकता है। आपको पता ही है लोहे के टुकड़ों को ही आकर्षित करता है। तो प्लास्टिक में कोई चुंबकीय गुण होता नहीं है, इसलिए कचरे के ढेर से हम प्लास्टिक की थैली को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 11। मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर में विद्युत परिपथ की कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। देखिए बच्चों, अब आपको पता है फ्यूज एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें बहुत ही पतली तार होती है और वो सुरक्षा कवच होता है विद्युत उपकरणों का और पूरे घर की वायरिंग का, ठीक है। इसकी जो तार होती है वो विशेष सामग्री से बनी हुई होती है। जब आपका सामान्य से अधिक विद्युत धारा इसमें से गुजरती है ना, तो यह टूट जाती है, तार जल जाती है। तो यदि विद्युत मिस्त्री जो है उचित फ्यूज की तार का उपयोग नहीं करेगा या मोटी तार लगाएगा तो क्या होगा, यह तांबे की मोटी तार लगाएगा तो वो जलेगी नहीं और वो टूटेगी नहीं। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा बिजली आएगी तो फ्यूज जो जलेगा नहीं, लेकिन आपके जो विद्युत के यंत्र हैं जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, दूसरी चीज़ें होगी वो जल जाएंगी, या आपकी विद्युत घर की वायरिंग जो होती है वो भी जल सकती है। तो इसलिए इसे अधिक मोटी तार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसको बिल्कुल बारीक जो उसकी जिस मटेरियल की वो तार लगती है बारीक पतली वाली, वही फ्यूज में लगानी चाहिए। अब आता है प्रश्न नंबर 12 बच्चों। जुबैदा ने चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया। जो हमने किताब में 14.4 देखा था उसके हिसाब से एक सेल होल्डर बनाया। इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ से संभावित दोष को पहचानने की जुबैदा की सहायता कीजिए। मतलब जुबैदा ने एक सेल होल्डर बना दिया और उसमें बल्ब भी लगा दिया, स्विच भी लगा दिया। जैसे उसने स्विच ऑन किया तो बल्ब नहीं जलता। क्या कारण हो सकता है बच्चों आपकी नज़र में? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से जो बच्चों 4-5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो सकता है या खराब हो सकता है। पहला कारण तो ये होता है ना, कि बल्ब फ्यूज हो सकता है या खराब भी हो सकता है। दूसरा कारण होता है सेल ठीक से ना लगे हों, सेल के भी अब उल्टे जुड़े हो, शायद पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे जुड़ गए हो, ये भी कारण हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि जो कनेक्शन है जो आपके होल्डर के वो थोड़े ढीले हो ताकि वो फिट ना बैठे हो, तब भी करंट पास नहीं होगा, है ना। चौथा कारण क्या होता है, स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा हो, स्विच भी खराब हो सकता है। या फिर पांचों कारण होता है कि सेल ही डेड हो गए हो, सेल में क्षमता ही ना बची हो। तो ये 5 कारण हो सकते हैं बच्चों आपके मेरे हिसाब से, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 13 आता है। चित्र 14.25 में इस चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में नंबर 1, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? अब इस स्थिति में देखिए, अगर स्विच ऑफ है ये वाला स्विच, तो कोई बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं, इसमें तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, यानी पहले में आएगा कोई बल्ब दीप्त नहीं होगा। दूसरा, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? जब हम स्विच को लगाते हैं तो सबसे पहले बल्ब कौन सा जलेगा, ए बी या सी जलेगा? तो इसका उत्तर क्या रहेगा बच्चों? बल्ब ए बी सी के दीप्त होने का क्रम रहेगा, पहले आपका ए जलेगा, फिर बी जलेगा, फिर सी जलेगा। ऐसा है? नहीं है। जब स्विच ऑन करेंगे बच्चों हम इसको, तो परिपथ जो है पूरा हो जाएगा और सभी बल्ब जो है एक साथ जलेंगे। ये तीनों के तीनों बल्ब, इसमें ए बी सी कोई पहले कोई बाद में नहीं जलेगा, इकट्ठे सारे जलेंगे। तो ये भी हो गया आपका। अब आया प्रश्न नंबर 13 बच्चों, ये लास्ट ही प्रश्न था आपका। तो इस प्रकार जो है आपके ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। इस प्रकार जो है बच्चों ये चैप्टर भी आपका पूरा होता है और इसके सारे अभ्यास के प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं, अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने नोट किए होंगे। अगर आपको लिखने में या नोट करने में वीडियो जल्दी चला हो, इसकी वजह से कोई समस्या हुई हो, तो आप वीडियो को बीच में बच्चों पॉज करें और जहाँ लिखना है वहाँ लिखें, या वीडियो को दोबारा से शुरू से चलाएं, बीच से चलाएं, जहाँ आपको लिखने की दिक्कत है इसको आराम से देखें। ठीक है बच्चों, तो आपका होमवर्क भी यही रहेगा। जितने भी आज हमने प्रश्न किए 4 से लेके 13 तक, ये सारे आपने अपने होमवर्क के रूप में लिखने हैं और अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।